good morning. A very good morning and welcome back in the subject Fundamentals of Mechanical Engineering and Mechatronics. मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक नई लेक्चर सीरीज लेकर के आया हूं जो स्टूडेंट्स इस बार फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेट्रॉनिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से मैं आपको 5 वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे सिलेबस में टोटल 5 यूनिट्स हैं, तो हर एक यूनिट के लिए मैं आपको एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूंगा जिसमें हम 2 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इन छोटे छोटे क्वेश्चंस के माध्यम से हम अपने पूरे सिलेबस को यूनिट वाइज कंप्लीटली रिवाइज कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इन वीडियो लेक्चर्स को देखने के बाद एग्जाम में केवल 2 मार्क्स के क्वेश्चन से सॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। देखिए, जब आप इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को कंबाइन कर लेंगे तो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस यानी कि 10 मार्क्स के क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएंगे। अल्टीमेटली इन 5 वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से हम अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीटली रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। यदि आप वीडियो लेक्चर्स को पूरा देखते हैं तो डेफिनेटली आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एकदम आसमान में होगा और करेंगे। यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियोस वास्तव में यूजफुल हैं, वास्तव में एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से। पहला जो वीडियो लेक्चर है यूनिट 1 का होगा। यूनिट 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। हमेशा की तरह एक बार जरा सिलेबस पर नजर डाल लीजिए। ये AKTU का सिलेबस है यूनिट 1 का, जिसमें हम बात करते हैं नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेस की, कि स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेस के कितने टाइप्स होते हैं। इसी तरह से स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कितने टाइप्स की स्ट्रेन होती है। हुक्स लॉ का स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन के फॉर्म में। पॉइजन रेशियो क्या होता है, इलास्टिक कांस्टेंट्स कौन कौन से होते हैं और उनमें क्या रिलेशन होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। देन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल, माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन की हम यहाँ पर बात करते हैं। देन वी विल डिस्कस फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। और जो इसका सेकंड वाला पार्ट है बीम वाला, उसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बीम्स, वेरियस लोड्स के बारे में बात करेंगे, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। और हम बात करेंगे यहाँ पर व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लोड इंटेंसिटी, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। हाँ, ये ध्यान रखें, हम यहाँ पर जो हमारा जो क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम इसमें न्यूमेरिकल्स डिस्कस नहीं करेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, डिफाइन स्ट्रेस। स्ट्रेस को डिफाइन करना है, डायग्राम आप बना दीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, कोई एक सॉलिड बॉडी है, सॉलिड इलास्टिक बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा हुआ है, अप्लाइड लोड है, इधर की तरफ लगा हुआ है लोड P और यहाँ भी इधर की तरफ लोड लगा हुआ है P। ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं ताकि बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में बनी रहे। जब हम इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं ना बच्चे, तो हमने देखो यहाँ पर कोई क्रॉस सेक्शन कंसिडर किया XX और हमने देखा इधर की तरफ ये जो पार्ट ए है, इस पार्ट ए का जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो देखिए इधर की तरफ टुवर्ड्स लेफ्ट एक फोर्स लगा हुआ है P इज दी अप्लाइड लोड। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, एक इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डेवलप होता है जिसको हम कैपिटल R से लिखते हैं। क्या डेवलप होता है, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डेवलप होता है। और इस इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स को हम क्या कहते हैं बच्चे, स्ट्रेस कहते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हो, तो स्ट्रेस जो है दैट इज इक्वल टू इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स कितना है, R डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या मिल जाएगा आपको, स्ट्रेस मिल जाएगी। तो इजीली आप डिफाइन कर सकते हैं कि R क्या है बच्चे, यहाँ पर टोटल इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स, A क्या है यहाँ पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो टोटल इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज स्ट्रेस, है ना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर कि स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करेंगे। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। बात खत्म हो गई, 2 मार्क्स में इतना सफिशिएंट है। और इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी बच्चे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के कितने टाइप्स होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेस जो है वो नॉर्मल स्ट्रेस भी हो सकती है और इट कैन बी अ शियर स्ट्रेस।
नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो सकती है और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो सकती है, एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज फर्दर क्लासिफाइड एज टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। अगर 2 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इतने टाइप्स आप इस तरह से लिख करके समझा सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे 10 मार्क्स में अगर पूछता बच्चे, अगर ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछा जाएगा आपसे, तो आप इसको जितने भी स्ट्रेस के टाइप्स आपने यहाँ पर लिखे हैं इन सभी को आपने एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप इन लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक का पेज ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज नॉर्मल स्ट्रेस? नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है? माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे इसको समझिए कि ये कोई बॉडी है, सॉलिड इलास्टिक बॉडी है, और इस बॉडी पर इधर की तरफ मान लीजिए एक फोर्स लगा हुआ है P, तो इधर भी कितना फोर्स लगेगा बच्चे? P फोर्स इधर भी लगेगा। अब ये जो आप देख रहे हैं, जिस फोर्स की वजह से ये बॉडी डिफॉर्म होगी, है ना, तो ये जो फोर्स लगा हुआ है ये क्रॉस सेक्शनल के क्या लगा हुआ है? परपेंडिकुलर लगा हुआ है। ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर लगा हुआ है। तो अगर डिफॉर्मिंग फोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर लगा हुआ है बच्चे, तो उस फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है वो क्या कहलाती है? नॉर्मल स्ट्रेस कहलाती है। पढ़ लीजिए जरा एक बार इसको, बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है। स्ट्रेस इज सेड टू बी नॉर्मल स्ट्रेस व्हेन द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी के क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स लगा हुआ है, उसकी वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, माय डियर स्टूडेंट्स, क्या कहलाएगी? नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट है डिफाइन टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में टेंसाइल स्ट्रेस क्या होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होती है। बड़ा आसान है, देखिए फिर से आप वही डायग्राम बनाएंगे। आपने एक बॉडी का एक डायग्राम बनाया, इधर की तरफ भी फोर्स कितना दिखाया P, और इधर की तरफ भी फोर्स कितना दिखाया P। ध्यान रखें, पहले हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस। किसको डिफाइन करने जा रहे हैं बच्चे? टेंसाइल स्ट्रेस को हम डिफाइन करेंगे। सिग्मा T का क्या मतलब है बच्चे? यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। और टेंसाइल स्ट्रेस किसका जो है किसके अंदर आती है? नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर आती है। अब आप मुझे ये बताइए बच्चे, यहाँ पर जो फोर्स लगे हुए हैं ये बाहर की तरफ लगे हुए हैं, बोलो यस और नो। ये क्या पुलिंग फोर्स हैं? क्या ये पुलिंग फोर्स हैं? बाहर की तरफ खींच रहे हैं बॉडी को। जब ये बॉडी को खींच रहे हैं तो ये कौन से फोर्स हैं बच्चे? टेंसाइल फोर्स हैं। तो टेंसाइल फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी वो क्या कहलाएगी? टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? टेंसाइल स्ट्रेस। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर टेंसाइल फोर्स हैं तो टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, जिसको हम लिखेंगे सिग्मा T इज इक्वल टू P अपॉन A। सिंपल सी बात है। इसी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं बच्चे कंप्रेसिव स्ट्रेस को। तो यहां पर देखिए जरा, ये जो फोर्स है इस बार इस बॉडी को खींच नहीं रहे हैं, ये बॉडी को ये पुशिंग नेचर के फोर्स लगे हुए हैं, ये इसको क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंप्रेसिव फोर्स लगे हुए हैं। कौन से फोर्स लगे हुए हैं? कंप्रेसिव फोर्स। तो कंप्रेसिव फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी वो क्या कहलाएगी? कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाएगी। व्हेन अ स्ट्रक्चरल मेंबर इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट कंप्रेसिव फोर्स, देखो दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं, दोनों कंप्रेसिव फोर्स हैं। तो कंप्रेसिव फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी वो कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाएगी, जिसको हम सिग्मा C से लिखेंगे। सिग्मा C कंप्रेसिव स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू P अपॉन A। तो टेंसाइल फोर्स हैं तो टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, कंप्रेसिव फोर्स लगे हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी। बात खत्म हो गई। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होती है? माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप किसी सॉलिड इलास्टिक बॉडी को किसी फ्लूइड के अंदर, जैसे कि मान लीजिए आपने वाटर के अंदर इसको डाल दिया, तो आप सभी जानते हैं वाटर की वजह से क्या होगा? इसके अंदर क्या लगेगा? इसके बॉडी के ऊपर एक प्रेशर लगेगा। इस बॉडी के ऊपर क्या लगेगा? एक प्रेशर लगेगा। और आप सभी जानते हैं जो प्रेशर होता है वो प्रेशर हमेशा टुवर्ड्स द सरफेस होता है, टुवर्ड्स द सरफेस होता है। तो बॉडी का जो वॉल्यूम है वो चेंज होना चाहेगा, बॉडी डिफॉर्म होना चाहेगी, वॉल्यूमेट्रिक बॉडी के अंदर चेंज आना चाहेगा। तो बॉडी जब डिफॉर्म होना चाहेगी प्रेशर की वजह से, तो बॉडी के अंदर से जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा वो क्या कहलाएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहलाएगा, ठीक है। तो जब भी कोई बॉडी फ्लूइड के अंदर फ्लूइड के अंदर होती है, तो प्रेशर की वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है, बाहर से प्रेशर लग रहा होता है, उसकी बॉडी के अंदर से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है वो क्या कहलाती है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहलाती है बच्चे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इसके अंदर डिफाइन शियर स्ट्रेस। ये शियर स्ट्रेस क्या होती है बच्चे? मैंने आपको बताया अभी जितनी भी स्ट्रेस हमने अभी तक पढ़ी है बच्चे, ये सारी की सारी स्ट्रेस कौन सी थी?
नॉर्मल स्ट्रेस थी। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लगा हुआ था? नॉर्मल फोर्स लगा हुआ था, हालांकि वो टेंसाइल भी हो सकता है, वो कंप्रेसिव भी हो सकता है। नेक्स्ट, प्रेशर भी क्या होता है? नॉर्मल फोर्स ही होता है। चलिए, अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चे, इसमें ये कह रहा है कि डिफाइन शियर स्ट्रेस। ये शियर स्ट्रेस क्या होती है? देखो, जब बॉडी के ऊपर बॉडी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए ये फोर्स लगा हुआ है, यहाँ पर ये सरफेस के पैरेलल लगा हुआ है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर नहीं है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या है? टेंजेंशियल है। सुनो ध्यान से जरा, जब बॉडी के ऊपर जो फोर्स है बच्चे, वो कैसा होगा? टेंजेंशियल होगा। कैसा होगा? टेंजेंशियल होगा, है ना? फोर्स कैसा होगा? टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी वो क्या कहलाएगी? शियर स्ट्रेस कहलाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, नॉर्मल फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है वो नॉर्मल स्ट्रेस कहलाती है। टेंजेंशियल फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है वो शियर स्ट्रेस कहलाती है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक ब्लॉक है, यानी कि ए बी सी एंड डी, ये कोई ब्लॉक है। इस ब्लॉक को नीचे से क्या कर दिया हमने? फिक्स कर दिया, और ऊपर वाले सरफेस पर एक फोर्स लगा हुआ है पी, जो कि टेंजेंशियल है। जो कि क्या है? टेंजेंशियल है। तो शियर स्ट्रेस को बच्चे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम? कि भाई जिस भी सरफेस पर ये लगा हुआ है, जिस सरफेस पर ये लगा हुआ है फोर्स पी, है ना, टेंजेंशियल फोर्स, देखो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, शियर फोर्स, सॉरी शियर स्ट्रेस क्या होगी? शियर स्ट्रेस को पहली बात तो हम किससे लिखते हैं? टाउ से लिखते हैं। तो शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू फोर्स, यानी कि P अपॉन एरिया। एरिया कौन सा? जिस भी फेस पर, जिस भी सरफेस पर ये लगा हुआ है। तो ये कौन से सरफेस पर लगा हुआ है बच्चे? इस वाले सरफेस पर ये फोर्स लगा हुआ है P। तो P अपॉन इस सरफेस का एरिया आप निकाल लीजिए। ये डायमेंशन कितनी आपको दे रखी है? L। ये H कितनी है? H। और ये कितनी है? B। तो ये डायमेंशन तो होगी बच्चे आपकी L, और ये डायमेंशन होगी B। तो B इंटू L क्या हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो P अपॉन A, एरिया कितना हो गया बच्चे? B इंटू L। तो ये आ गई आपकी शियर स्ट्रेस। क्लियर है बच्चे? तो नॉर्मल फोर्स की वजह से नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, और टेंजेंशियल फोर्स की वजह से शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, और कोई दिक्कत का विषय नहीं है। अब देखिए जरा ध्यान से, ये मैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन, हम पूरा सिलेबस रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, इंडिविजुअल छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि बच्चे की डिफाइन स्ट्रेस, स्ट्रेस को आप एक्सप्लेन कीजिए स्ट्रेस को, और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। अगर आपसे पूछ लेता है 10 मार्क्स में कि एक्सप्लेन कीजिए स्ट्रेस को, तो आप क्या करेंगे? स्ट्रेस को डिफाइन करेंगे, फिर स्ट्रेस के टाइप्स भी लिखेंगे, और हर एक स्ट्रेस को क्या कर देंगे? डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर देंगे। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ठीक है, 10 मार्क्स अगर क्वेश्चन है तो इनको क्या कर देंगे? हम कंबाइन कर देंगे, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है बच्चे कि स्ट्रेन क्या होती है? व्हाट इज स्ट्रेन? माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आई थिंक ये डायग्राम विजिबल नहीं होगा, मैं अलग से बना देता हूं। मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, सॉलिड इलास्टिक बॉडी। ओके, इसकी लेंथ आप मान लीजिए, जब इसके ऊपर कोई लोड नहीं लगा हुआ है बच्चे, तो इसकी लेंथ कितनी है? L है। इसकी लेंथ कितनी है? L इसकी लेंथ है। अब ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग मैंने इधर की तरफ एक फोर्स लगाया, इधर की तरफ भी मैंने एक फोर्स लगाया। तो जैसे मैं इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा बच्चे, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी? इलोंगेट हो जाएगी, इस बॉडी की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। मान लीजिए इस बॉडी का जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर है, तो लोड अप्लाई करने से पहले इसका डायमीटर मान लीजिए कितना था बच्चे? डी था। ध्यान समझना, डी इसका डायमीटर था। अब आपने लोड अप्लाई कर दिया तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, डायमीटर इसका कम हो जाएगा। लेंथ कितनी इंक्रीज होगी बच्चे? L प्लस डेल्टा L। इसकी लेंथ कितनी बढ़ गई? डेल्टा L। इसका डायमीटर भी चेंज हो जाएगा, डायमीटर इसका कम हो जाएगा, D माइनस डेल्टा डी हो जाएगा फाइनल डायमीटर। तो डेल्टा डी इसका डायमीटर कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टेंसाइल फोर्स लगे हुए हैं। अब देखो ध्यान से सुनो, मेरे ध्यान से बात को सुनो। स्ट्रेन क्या होती है बच्चे? व्हाट इज स्ट्रेन? जब आप किसी बॉडी के ऊपर लोड अप्लाई करते हो तो बॉडी की जो शेप एंड साइज है वो चेंज होती है, मतलब उसकी डायमेंशन चेंज होती है। क्या होती है बच्चे? डायमेंशन चेंज होती है। तो ध्यान समझना, स्ट्रेन क्या है कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। जब आप किसी बॉडी के ऊपर लोड अप्लाई करते हो तो बॉडी की जो डायमेंशंस हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन को क्या कहते हैं बच्चे? हम और चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन क्या कहते हैं? हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? स्ट्रेन कहते हैं। और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, है ना, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। बताओ क्लियर है क्या ये बात आपको? जब आप किसी बॉडी के ऊपर लोड अप्लाई करोगे तो बच्चे, तो बॉडी क्या होगी? बॉडी की डायमेंशंस चेंज होंगी। तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन को क्या कहेंगे? हम स्ट्रेन कहेंगे, और ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर कह रहा है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन कितने टाइप्स की हो सकती है? तो स्ट्रेन नॉर्मल स्ट्रेन हो सकती है और ये शेयर स्ट्रेन भी हो सकती है। भाई स्ट्रेस की तरह हो जाएगी ये भी। जब नॉर्मल फोर्स की वजह से नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स की वजह से क्या होगी? नॉर्मल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। टेंजेंशियल फोर्स की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही थी? शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही थी। तो यहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स की वजह से क्या हो जाएगी? शेयर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगी। और जो नॉर्मल स्ट्रेन होती है इसको भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड लेटरल स्ट्रेन एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये नॉर्मल स्ट्रेन के अंदर आ जाएंगी। तो अगर आपसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया बच्चे कि स्ट्रेन के कितने टाइप्स होते हैं, तो आप लिखेंगे स्ट्रेन जो है वो नॉर्मल हो सकती है, शेयर स्ट्रेन हो सकती है, और नॉर्मल स्ट्रेन के अंदर फिर लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो सकती है। 2 मार्क्स के लिए इतना सफिशिएंट है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है बच्चे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल स्ट्रेन। बड़ा सिंपल सी बात है, मैंने आपको अभी बताया था कि ये कोई बॉडी है, सॉलिड इलास्टिक बॉडी है। इस पर इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो कितनी है बच्चे? L इसकी ओरिजिनल लेंथ थी और इसका ओरिजिनल डायमीटर कितना था? D था। आपने इस बॉडी के ऊपर टेंसाइल फोर्स लगाया इस तरह से, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा? लेंथ बढ़ जाएगी, L प्लस डेल्टा L हो जाएगी, डायमीटर इसका घट जाएगा, डायमीटर इसका घट जाएगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को मैं समझा दूं आपको बच्चे। यहां पर आप देखिए ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बॉडी है, तो यहां पर 2 डायमेंशन होंगे इसकी, एक लेंथ और दूसरा डायमीटर। अब आप ये देखिए जरा फोर्स कौन से डायमेंशन के अलोंग लगे हुए हैं। यहां पर जो फोर्स लगे हुए हैं वो लेंथ के अलोंग लगे हुए हैं, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे होते हैं उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाती है। क्या कहलाती है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देखो यहां पर लिखा हुआ है स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। जिस डायरेक्शन में लोड लगा हुआ है, जिस डायरेक्शन में लोड अप्लाई है, उस डायरेक्शन में जो उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगी क्या कहलाएगी? प्राइमरी स्ट्रेन कहलाएगी, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी कहते हैं या फिर लीनियर स्ट्रेन भी कहते हैं। ये बात आपको समझ आ गई होगी। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है, उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगी वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाएगी। अब स्ट्रेन क्या होता है मैंने आपको बताया था अभी, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो कितनी डायमेंशन चेंज होगी जिस डायरेक्शन फोर्स लगा हुआ है? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है तो कितनी कौन सी डायमेंशन? लेंथ। तो चेंज इन, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगी? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को आप लिख सकते हो डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल क्या है? चेंज इन लेंथ। एल क्या है यहाँ पर? ओरिजिनल लेंथ। नाउ व्हाट इज लेटरल स्ट्रेन? क्योंकि आपसे पूछा गया बच्चे यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल स्ट्रेन में क्या डिफरेंस है। तो लेटरल स्ट्रेन को हम कैसे समझेंगे बच्चे? देखो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है वो क्या है? लॉन्गिट्यूडनल है। उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगी वो क्या कहलाएगी? लेटरल स्ट्रेन कहलाएगी। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर स्ट्रेन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, स्ट्रेन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। जिस डायरेक्शन में लोड अप्लाइड है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगी वो क्या कहलाएगी? लेटरल स्ट्रेन कहलाएगी। तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सी डायमेंशन है? डायमीटर। तो चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर क्या हो जाएगा बच्चों? लेटरल स्ट्रेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेटरल स्ट्रेन। चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, यानी कि लेटरल स्ट्रेन कितनी होगी? डेल्टा डी अपॉन डी। राइट, बताइए कोई दिक्कत परेशानी है? अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन समझ में आता है बच्चे, एक और क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि पॉइजन रेशियो क्या होता है। लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है बच्चे वो क्या कहलाता है? पॉइजन रेशियो कहलाता है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा। चलिए नेक्स्ट है बच्चे एक्सप्लेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या कह रहा है? एक्सप्लेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन? मैंने आपको बताया था ना, जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस मैंने आपको बताई थी। क्या बताया था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के बारे में? कि भाई जब कोई बॉडी है, कोई सॉलिड इलास्टिक बॉडी है, आपने किसी फ्लूइड के अंदर उसको डाल दिया, ठीक है, तो क्या लगता है? उसको प्रेशर लगता है, तो उसका वॉल्यूम चेंज होता है बच्चे। मान लीजिए इस बॉडी का ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था?
V था। अब इसके ऊपर एक प्रेशर लगेगा, प्रेशर हमेशा टुवर्ड्स द सरफेस होता है, तो उसका वॉल्यूम क्या होना चाहेगा, कम होना चाहेगा, वॉल्यूम चेंज होना चाहेगा। तो मान लीजिए कितना वॉल्यूम चेंज हो गया इसका, डेल्टा V। तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बताइए क्लियर है ये बात आपको? तो इस तरह से हम लोगों ने समझने का प्रयास किया यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, है ना। हमने एक एक छोटे छोटे क्वेश्चंस के माध्यम से, 2 मार्क्स के क्वेश्चन के माध्यम से हमने स्ट्रेन के बारे में डिस्कस कर लिया। एक और बचा यहाँ पर शेयर स्ट्रेन, है ना। जैसा शेयर स्ट्रेस पढ़ा था हमने, टेंजेंशियल फोर्स की वजह से कौन सी स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है, शेयर स्ट्रेस। तो टेंजेंशियल फोर्स की वजह से स्ट्रेन कौन सी होगी, वो शेयर स्ट्रेन हो जाएगी, है ना। तो स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स, स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स दैट इज टेंजेंशियल टू द सरफेस। सरफेस के अगर टेंजेंशियल लगा हुआ है फोर्स, तो जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी वो क्या कहलाएगी, शेयर स्ट्रेन कहलाएगी। तो देखें जरा यहाँ पर एक ब्लॉक मैंने कंसिडर कर लिया, ए बी सी एंड डी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया, यहाँ पर बच्चे टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया मैंने यहाँ पर पी, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन कैसी हो जाएगी, नीचे से तो फिक्स है ये, है ना, बॉटम इसका जो बॉटम सरफेस है फिक्स है, तो इसकी फाइनल पोजीशन ऐसी हो जाएगी कुछ, यानी कि सी जो है सी डैश हो जाएगा और डी जो है डी डैश हो जाएगा, है ना। ये एंगल कितना बन जाएगा बच्चों, फाइव। ये एंगल कितना हो जाएगा, फाइव। क्योंकि जो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों tan फाइव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप लगा सकते हैं ना यहाँ पर tan थीटा, यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी सी डैश, है ना, ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पर आप tan थीटा लगा सकते हैं, tan फाइव लगा सकते हैं। कितना हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो गया, सी डैश, और बेस कितना हो गया, BC। और आप ध्यान रखें जब फाइव जो है ना बच्चे, फाइव जो है बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि यहाँ पर ये सॉलिड इलास्टिक बॉडी है। फाइव इज वेरी वेरी स्मॉल, तो हम tan फाइव क्या लिख सकते हैं बच्चों, फाइव लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, जो फाइव है बच्चे यहाँ पर एंगुलर डिफॉर्मेशन है फाइव, जिस एंगुलर डिफॉर्मेशन फाइव इन रेडियंस रिप्रेजेंट दी शेयर स्ट्रेन, यही शेयर स्ट्रेन है। तो ये हमने बात करी बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में कि इस शेयर स्ट्रेन क्या होती है। तो देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे, इन ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रेन क्या होती है और एक्सप्लेन कीजिए टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप इन सबको क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। आप स्ट्रेन बताएंगे, स्ट्रेन के टाइप्स बताएंगे, फिर हर एक स्ट्रेन को जो है आप एक्सप्लेन करोगे। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से हम अपने सिलेबस को रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन से तैयार हो रहे हैं, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी तैयार हो रहे हैं, क्योंकि सिलेबस तो हमारा पूरा तैयार हो रहा है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है बच्चे, स्टेट दी हुक्स लॉ। हुक्स लॉ का स्टेटमेंट आपको बताना है, ये भी बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि हमने पढ़ लिया है बच्चे नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है, हम सिग्मा से लिखते हैं, और नॉर्मल स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से लिखते हैं। तो क्या बताया था हमको स्टेट हुक्स लॉ ने, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, पढ़ेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट। हुक्स लॉ स्टेट्स दैट व्हेन अ मटेरियल इज लोडेड विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, जब किसी मटेरियल पर लोड लगा होता है विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, तब क्या होता है, जो स्ट्रेस होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी कि जो स्ट्रेस है, मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, ठीक है। अब यहां से अगर हम चाहें तो एक यहां से हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करेंगे, तो इक्वल टू का साइन आएगा बच्चे यहाँ पर। और जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है। क्या आता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है दैट इज कैपिटल ई, और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पर जो कैपिटल ई है, कैपिटल ई इज दी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या है ये, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या बताया हमको हुक्स लॉ ने, कि स्ट्रेस जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होती है विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। तो यहां पर हम दिखा सकते हैं डायग्राम बना करके, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। वाई एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, स्ट्रेस, और एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं बच्चों, स्ट्रेन। अब ये क्यों लेते हैं, ये अलग विषय है, ये डिटेल में मैं आपको डिस्कस यहां पर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। जो मेरे पुराने वीडियो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि हम एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन को क्यों लेते हैं, वाई एक्सिस पे हम स्ट्रेस को क्यों लेते हैं। चलिए अब मैं आपको एक बात और बता दूं यहाँ पर बच्चे, देखो, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेस है बच्चे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो पॉइंट ए है, ये कौन सी लिमिट है, ये है प्रोपोर्शनल लिमिट। कौन सी लिमिट है बच्चे, प्रोपोर्शनल लिमिट। तो क्योंकि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन, यानी कि इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा।
और वो स्लोप कितना हो जाएगा, कैपिटल ई हो जाएगा। चलिए, तो ये बात कर ली हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में हुक्स लॉ की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर इलोंगेशन और कॉन्ट्रैक्शन इन अ बार व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड पी। भाई जब ये कोई बॉडी है, इस पर अगर आप टेंसाइल फोर्स लगाओगे इस तरह से, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, इलोंगेट हो जाएगी, है ना। मैंने बताया था ना आपको, अगर इसकी लेंथ कितनी है, एल है, और ये इलोंगेट होने के बाद लोड अप्लाई करेंगे तो क्या होगी, इलोंगेट हो जाएगी इस तरह से। तो इसकी लेंथ कितनी बढ़ जाती है, ये कितना इलोंगेट हो जाता है, एल प्लस डेल्टा एल। तो यहाँ पर डेल्टा एल की वैल्यू पूछना चाहता है आपसे। अगर मैं इस पे कंप्रेसिव फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा, डेल्टा एल। तो डेल्टा एल की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, बड़ा सिंपल है। क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा इसके लिए, देखो आप सभी जानते हैं जो स्ट्रेन होती है बच्चे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है, डेल्टा एल अपॉन एल, और स्ट्रेस क्या होता है, पी अपॉन ए होता है। और हमने पढ़ा अभी क्या बच्चे, हुक्स लॉ के बारे में हमने पढ़ा। हुक्स लॉ ने क्या बताया हमको, कैपिटल ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन यानी कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है बच्चे, यहाँ से तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई। देखिए यहाँ भी एक सिग्मा है, यहाँ भी स्ट्रेन है, कितना है ये स्ट्रेन, यहाँ से डेल्टा एल, तो लिख सकते हैं डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई। तो डेल्टा एल कितना हो गया बच्चे, यहाँ से सिग्मा एल अपॉन ई। ठीक है, और सिग्मा कितना होता है बच्चे, सिग्मा कितना होता है, पी अपॉन ए। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम पी एल अपॉन ए इंटू ई, है ना। तो ये आ गया यहाँ से इलोंगेशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन, इस तरह से आ जाएगा, बड़ा सिंपल सा है। यानी कि चेंज इन लेंथ ये आ जाएगा, दैट इज पी इंटू एल अपॉन ए इंटू ई। बताओ क्लियर है ये बात आपको। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं, अगर आपको ये वीडियोस यूजफुल लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दिया करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है बच्चे, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स आर देयर, कितने इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका आंसर है 4। ठीक है, फॉर होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल, अगर मटेरियल होमोजीनियस है, आइसोट्रोपिक है, तो उसके लिए नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स कितने हो जाएंगे, 4। कितने हो जाएंगे, 4। कौन कौन से, फर्स्ट वन इज पॉइजन रेशियो, जिसको हम म्यू से लिखते हैं। सेकंड वन इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम यंग्स मॉडुलस के नाम से भी जानते हैं, और कैपिटल ई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड वन है बच्चे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम शेयर मॉडुलस के नाम से भी जानते हैं, और कैपिटल जी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड फोर्थ जो कांस्टेंट है इलास्टिक कांस्टेंट, दैट इज बल्क मॉडुलस, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, तो अगर आपसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इतना लिख दीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आपसे यही क्वेश्चन 10 मार्क्स में अगर पूछा जाएगा बच्चे, तो आप क्या लिखेंगे, इनका को चारों के चारों जो इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं, इन चारों को आप एक्सप्लेन करेंगे। अगर 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा AKTU एग्जाम के अंदर, तो हर चीज को आप एक्सप्लेन करेंगे। अगर ये केवल 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप केवल इतना ही लिख देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। कह रहा है डिफाइन पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है बच्चे, अभी तो मैंने आपको बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन के बारे में बताया था, लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल। तो बच्चे लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वही होता है पॉइजन रेशियो। Poisson ratio is nothing but it is defined as ratio of lateral strain to the longitudinal strain। lateral strain और longitudinal strain का जो रेशियो होता है उसी को हम कहते हैं पॉइजन रेशियो। और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, कोई डायमेंशन इसकी नहीं होती है, इट इज ऑल्सो अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अच्छा, म्यू की वैल्यू कितनी होती है पॉइजन रेशियो की, the value of mu lies between 0.25 to 0.33 for most of the engineering materials। most of the engineering materials के लिए म्यू की जो वैल्यू होती है 0.25 और 0.33 के बीच में होती है। तो ये हो गया हमारा पॉइजन रेशियो, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए, अब ये लेटरल स्ट्रेन क्या होती है बच्चे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ही था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है डिफाइन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस। बच्चे यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चंस हैं। एक तो हमको डिफाइन करना है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को, उसके बाद हम डिफाइन करेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को, और उसके बाद हम डिफाइन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बल्क मॉडुलस को। बच्चे ध्यान रखें इन तीनों कॉन्स्टेंट्स बहुत सिमिलर हैं। आपको देखिए जब आप तैयारी कर रहे होते हैं किसी भी एग्जाम की, तो आपको जब पढ़ रहे हैं तो आप इस तरह से पढ़ें ताकि हम एग्जाम में इजीली हमको चीजें याद आ जाएं। अब देखिए ध्यान से जरा,
तीन क्वेश्चन है यहाँ पर। एक तो है आपका यंग्स मॉडुलस, जिसको हम लिखेंगे कैपिटल ई से, शेयर मॉडुलस को लिखेंगे कैपिटल जी से, और बल्क मॉडुलस को लिखेंगे हम कैपिटल के से। तीनों के तीनों जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो हैं। ध्यान से समझना, तीनों ही क्या है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो हैं। पहले चलिए बात कर लेते हैं यंग्स मॉडुलस की, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। कैपिटल ई से हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल ई से क्या है ये, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेन। ये नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन का रेशियो है, ठीक है। क्या, यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन का रेशियो है। और आप मुझे बताइए जरा, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है बच्चे, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, तो जो स्ट्रेस की यूनिट होगी वही क्या हो जाएगी, कैपिटल ई, यंग्स मॉडुलस की यूनिट भी वही हो जाएगी, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, किलो पास्कल, मेगा पास्कल, ये इसकी यूनिट हो जाएंगे। और जो बच्चे ई है, ई इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, स्ट्रेस प्रॉपर्टी नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन जो कैपिटल ई है, यंग्स मॉडुलस है, ये क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। हर एक मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं स्टील की, तो स्टील के लिए कितना होता है, 200 से लेकर के 210 गीगा पास्कल तक होता है। इसी तरह से कास्ट आयरन के लिए कितना होता है, यंग्स मॉडुलस 100 to 110 गीगा पास्कल होता है। इसी तरह से एल्यूमिनियम, ब्रास एंड ब्रोंज, हर एक मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है बच्चे, इसमें हम बात कर रहे हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम कैपिटल जी से लिखते हैं। कैपिटल जी से जब लिखते हैं बच्चे, देखो यहां पर हमने बात करी थी यंग्स मॉडुलस की, तो नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेन का रेशियो था। यहां पर क्या हो जाएगा, ये भी स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो रहेगा बच्चे, लेकिन यहां पर रहेगा ये नॉर्मल स्ट्रेस नहीं रहेगा, शेयर स्ट्रेस रहेगा। शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का रेशियो क्या है, शेयर मॉडुलस है। ध्यान रखें, शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का रेशियो टाउ अपॉन फाई का जो रेशियो है वो शेयर मॉडुलस है। अब स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, जो स्ट्रेस की यूनिट होती है वही क्या हो जाएगी, जी की यूनिट, यानी कि ई की यूनिट, जी की यूनिट और के की यूनिट तीनों क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, जो स्ट्रेस की होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे, बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस में मैंने आपको बताया था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बताया था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो रेशियो होता है बच्चे, क्या कहलाता है, बल्क मॉडुलस कहलाता है। तो तीनों सिमिलर हैं बच्चे, चाहे बल्क मॉडुलस हो, चाहे वो शेयर मॉडुलस हो, चाहे वो यंग्स मॉडुलस हो, तीनों ही क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन का रेशियो है तो यंग्स मॉडुलस है, शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का रेशियो है तो वो शेयर मॉडुलस है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो है तो वो बल्क मॉडुलस है। तीनों की यूनिट भी क्या होती है, सेम होती है, तो इजीली आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे, वो ये कह रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ई, के एंड म्यू, यानी कि यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो में क्या रिलेशन होता है। अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चे, तो आप इसको इस तरह से ये इसका जो इसका एक्सप्रेशन लिख देंगे, E इज इक्वल टू 3k1 माइनस 2 म्यू, वेयर E इज व्हाट, यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, K इज द बल्क मॉडुलस एंड म्यू इज द पॉइजन रेशियो। 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है तो इतना आप लिख देंगे, एक्सप्रेशन लिख देंगे और बता देंगे कि यहाँ पर इनका मतलब क्या होता है। अगर ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आएगा तो आपसे ड्राइव कराएगा, ठीक है। तो डेरिवेशन पर हमारा फोकस आज नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे, कह रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ई, जी एंड म्यू। तो इसका रिलेशन होता है बच्चे, E इज इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू। यहां पर जो E है अगेन यंग्स मॉडुलस, G क्या है बच्चे, शेयर मॉडुलस है, और म्यू क्या है, पॉइजन रेशियो है। तो ये इसमें रिलेशन है। 2 मार्क्स के लिए आप ये एक्सप्रेशन लिख देंगे। चलिए, अच्छा एक और क्वेश्चन यहां पर अगर बनाए हम बच्चे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगर हम बना सकते हैं कि भाई E, K और G में क्या रिलेशन हो सकता है, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चे, इसका जो एक्सप्रेशन होता है, E इज इक्वल टू 9kg अपॉन 3k प्लस जी। इसमें म्यू नहीं आता है, E, K और G आते हैं, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स, वेरियस इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स में क्या रिलेशन होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे, ये अगर 10 मार्क्स में आएगा तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन 2 मार्क्स के हिसाब से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है, आपसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया बच्चे कि ड्रॉ द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील या फिर डक्टाइल मेटल भी आपसे कह सकता है। क्वेश्चन या तो माइल्ड स्टील के लिए कहेगा, या तो आपसे जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनवाएगा या तो माइल्ड स्टील के लिए बनवाएगा, या फिर कहेगा सिंपल डक्टाइल मटेरियल कहेगा तब भी आप माइल्ड स्टील के लिए बनाएंगे, ठीक है। तो आपने बना दिया यहाँ पर, ऊपर बाई एक्सिस पे ले लिया स्ट्रेस को और एक्सिस पे ले लिया आपने स्ट्रेन को, ठीक है। तो इस तरह से ये हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर टेस्ट करते हैं, तो ये कर्व हमको मिलता है इस तरह से। यहाँ पर जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए जो है वो है प्रोपोर्शनल लिमिट, हुक्स लॉ के बारे में मैंने आपको बताया था। तो पॉइंट ए क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा
हुक्स लॉ यहाँ तक वैलिड रहता है पॉइंट ए तक, और इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं। जो पॉइंट बी है बच्चे, वो क्या है? इलास्टिक लिमिट है। कौन सी लिमिट है? इलास्टिक लिमिट। इस लिमिट तक क्या होता है? इस लिमिट तक, पॉइंट बी तक, इलास्टिक लिमिट तक अगर आप लोड को रिमूव करोगे स्पेसिमेन से, तो डिफॉर्मेशंस क्या हो जाते हैं? डिसअपीयर हो जाते हैं। मतलब वहां पर जो बॉडी है, लोड को रिमूव करने के बाद बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जाती है। उसके बाद आता है यहाँ पर पॉइंट सी। पॉइंट सी को हम कहते हैं अपर यील्ड पॉइंट, और उसके बाद आता है पॉइंट डी, इसको हम कहते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। पॉइंट सी से अगर आप डी तक देखें बच्चे, ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें, तो यहाँ पर देखिए 0 से ए तक क्या हो रहा है? स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होती है, हुक्स लॉ ने हमको बताया था। ठीक है, पॉइंट बी तक भी क्या हो रहा है? स्ट्रेस बढ़ रही है स्ट्रेन के साथ। लेकिन पॉइंट सी से लेकर के डी तक अगर ऑब्जर्व करें, तो इधर की तरफ देखेंगे, सी से डी की तरफ स्ट्रेन तो बढ़ रही है बच्चे, लेकिन स्ट्रेस डिक्रीज हो रही है। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच का मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग की वजह से जो फोर्स, यानी कि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स था, वो कम हो रहा है। ठीक है, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं यील्डिंग। सी से डी तक जो फिनोमिना होता है उसको हम बोलते हैं यील्डिंग। ठीक है, तो सी हो गया अपर यील्ड पॉइंट, डी हो गया यहाँ पर लोअर यील्ड पॉइंट। उसके बाद जैसे जैसे आप लोड को ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, तो फिर से जो है स्ट्रेस बढ़ने लग जाती है। तो डी से ई तक जो है फिर से स्ट्रेस बढ़ रही है, और डी से ई तक हम बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। यहाँ पर हार्डनेस जो है बढ़ने लग जाती है। डी से ई तक क्या होता है? हार्डनेस बढ़ने लग जाती है। जो पॉइंट ई है, इसको हम बोलेंगे बच्चे यहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। क्या बोलेंगे? अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, जहां पर मैक्सिमम स्ट्रेस होती है। यहाँ पर आप देखेंगे ना, यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस है पूरे कर्व के अंदर। क्या है? यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस है। तो जहां पर मैक्सिमम स्ट्रेस होती है उसको बोलते हैं हम अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। उसके बाद जो है स्ट्रेस घटने लग जाती है। अगर हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करें, तो पॉइंट एफ जो है वो फ्रैक्चर पॉइंट है, ब्रेकिंग पॉइंट है। यहाँ पर जो है फ्रैक्चर हो जाता है। उसके बाद ये देखिए, ये तो जो कर्व है नीचे की तरफ जो कर्व जा रहा है, ई के बाद एक कर्व नीचे की तरफ चला जाता है और एक कर्व ऊपर की तरफ चला जाता है। तो नीचे वाला जो कर्व है ये कहलाता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है कर्व, इसको हम कहते हैं ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, और एफ क्या हो जाएगा? यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं बच्चे, पहली बात तो आप ये ध्यान रखें, अगर आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ये बस डायग्राम बना देंगे और इन पॉइंट्स को लिख देंगे कि इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं। 2 मार्क्स में इतना सफिशिएंट है। अगर यही क्वेश्चन आपसे 10 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो आप क्या करेंगे? हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, ए बी सी डी ई एफ, इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। एक बार मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन, ट्रू स्ट्रेस क्या होती है और इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होती है। बच्चे जब हम बात करते हैं इन जनरल स्ट्रेस की, तो वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस होती है। स्ट्रेस क्या होता है? इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगी बच्चे? कि लोड यानी कि P अपॉन ए होता है यहाँ पर ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर हम ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया यूज करते हैं तो वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस कहलाती है। अगर हम यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एरिया यूज करें तो वो क्या कहलाती है बच्चे? ट्रू स्ट्रेस कहलाती है। क्योंकि जब आप किसी बॉडी के ऊपर ग्रेजुअली लोड को इंक्रीज कर रहे हो, तो डेफिनेटली एरिया जो है हर इंस्टेंट पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इंस्टेंटेनियस जो एरिया होगा, अगर उसको यूज करेंगे तो ट्रू स्ट्रेस मिलेगी, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया यूज करेंगे तो आपको इंजीनियरिंग स्ट्रेस मिलेगी। चलिए इतना सफिशिएंट है, मैंने काफी आपको बता दिया यहाँ पर। हालांकि हमारा जो फोकस है एग्जाम ओरिएंटेड है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे, कह रहा है ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर ब्रिटल मटेरियल। तो ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है? यहाँ पर यील्डिंग नहीं होती है। यील्डिंग से पहले क्या होता है? मेटल 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है। तो यील्ड, यहाँ पर जो फ्रैक्चर पॉइंट है, जो ब्रेकिंग पॉइंट है, वो यील्डिंग से पहले ही आ जाता है। फॉर ब्रिटल मटेरियल्स लाइक कास्ट आयरन, कास्ट आयरन जो है वो एक ब्रिटल मटेरियल का एग्जांपल है। तो नो एप्रिसिएबल डिफॉर्मेशन, यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन, एप्रिसिएबल डिफॉर्मेशन नहीं होते हैं। विदाउट एनी यील्डिंग क्या हो जाता है? ये फेल हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चे क्वेश्चन नंबर 23, डिफाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो एक स्ट्रेस होती है जिसको हम कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। क्या कहते हैं इसको हम? अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस का जो रेशियो होता है वो कहलाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्या कहलाता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अल्टीमेट स्ट्रेस क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेस। और ये जो एक होती है वर्किंग स्ट्रेस, की किसी भी कंपोनेंट के अंदर उससे ज्यादा स्ट्रेस डेवलप नहीं होनी चाहिए। परमिसिबल स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस, किसी भी कंपोनेंट के अंदर परमिसिबल स्ट्रेस से ज्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। तो अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहलाता है। किसी भी कंपोनेंट को जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, डिजाइन करते हैं, तो उसमें एक रिजर्व अमाउंट दी जाती है स्ट्रेंथ के लिए, ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराई जाती है इन ऑर्डर टू अवॉइड द एक्सीडेंट, अनसर्टेनिटी को अवॉइड करने के लिए, कंपोनेंट को फेल होने से बचाने के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ दी जाती है। ठीक है, और उसी का नाम है फैक्टर ऑफ
सेफ्टी, उसी का नाम है बच्चे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना। अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस का जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सेफ डिजाइन के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए हमेशा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 1 से ज्यादा होनी चाहिए, अगर डिजाइन क्या रखना है, सेफ रखना है। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं किसी भी कंपोनेंट के अंदर जब हम उसको डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों दी जाती है एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से पहली बात तो बच्चे क्या होगा, जो रिस्क है वो कम हो जाता है किसी भी कंपोनेंट को फेल होने का। अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्रीज द सेफ्टी ऑफ पीपल, ये पीपल की सेफ्टी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। रिड्यूस द रिस्क ऑफ द फेलियर ऑफ ए प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को क्या होता है, फेल होने से बचाते हैं। मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर है, अगर कोई स्ट्रक्चर फेल हो जाता है तो क्या हो सकता है, इंजरी हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है। कई बार आप देखते हैं ब्रिज जो है वो गिर जाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग की बिल्डिंग गिर जाती है, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जाता है। तो इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत जरूरी है ना। अब कितनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी देनी है, हाउ मच अमाउंट ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज रिक्वायर्ड, ये डिपेंड करता है कि मटेरियल क्या है और उस मटेरियल का जो भी कंपोनेंट्स है। देखिए पहली बात तो कोई भी कंपोनेंट के अंदर, किसी भी कंपोनेंट के अंदर जिसको हम डिजाइन कर रहे हैं, कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी दें, 1.5 दें कि 2 दें या फिर 3 दें, कितनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी होनी चाहिए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कौन से मटेरियल का कंपोनेंट बन रहा है, किस मटेरियल का कंपोनेंट है, और दूसरी बात उसका एप्लीकेशन कहां पर है, उसका एप्लीकेशन कहां पर है बच्चे, इस बात पर भी डिपेंड करता है। और ध्यान रखें, एज अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्रीज, जब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इसलिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब हम दे रहे होते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब हम प्रोवाइड करा रहे होते हैं, तो हमको जो कॉस्ट है, कॉस्ट भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, उसको भी हमने ध्यान में रखना होता है, क्योंकि जितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप बढ़ाएंगे उतना मटेरियल ज्यादा खर्च होगा, उतनी जो है कॉस्ट ज्यादा आएगी, है ना। मैं यहाँ पर अगर लिख के बताऊं आपको कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जितना ज्यादा होगा उतनी क्या हो जाएगी, कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो इसलिए जब भी कोई भी डिजाइन करा जाता है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को और कॉस्ट दोनों को ध्यान में रख के किया जाता है, एक ऑप्टिमम डिजाइन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स इन द बीम। बीम के अंदर कितने टाइप्स के सपोर्ट्स हो सकती हैं, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट और फिक्स्ड सपोर्ट, है ना। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, रोलर सपोर्ट बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको। रोलर सपोर्ट जो होती है बच्चे, यहाँ पर एक्सियल मोशन परमिटेड होता है, रोटेशन भी परमिटेड होता है, केवल वर्टिकल मोशन जो है रुक जाता है। और आपको पता होना चाहिए, जो कोई भी पर्टिकुलर सपोर्ट जिस भी मोशन को रेस्ट्रिक्ट करेगी, जिस भी मोशन को रेस्ट्रिक्ट करेगी, रोक देगी जिस भी मोशन को, उस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में क्या होगी, रिएक्शन डेवलप होगी, है ना। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि इस तरह से बना देते हैं इसको, और यहाँ पर हम रोलर दिखा देते हैं, ये रोलर सपोर्ट है, या फिर ऐसे भी हम इसको दिखा सकते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर जो रोलर सपोर्ट होती है बच्चे, बीम रोलर के ऊपर रखी होती है, तो ये केवल और केवल वर्टिकल मोशन को ही रेस्ट्रिक्ट कर पाती है। कौन सी मोशन को, वर्टिकल मोशन को। इसलिए जो रोलर सपोर्ट है उसमें केवल एक ही रिएक्शन डेवलप होती है, वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में। नेक्स्ट है बच्चे हिंज सपोर्ट, पिन सपोर्ट भी कह सकते हैं हम इसको, इसको हम पिन सपोर्ट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर दो मोशन रुक जाएंगी, एक तो वर्टिकल मोशन रुक जाएगी और एक एक्सियल मोशन भी रुक जाएगी, क्योंकि उसके अंदर पिन लग गई है। तो यहाँ पर दो रिएक्शन डेवलप होंगी, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। रोटेशन यहाँ भी परमिटेड है। तो हिंज सपोर्ट में कितनी रिएक्शन डेवलप होंगी, ध्यान रखेंगे, हिंज सपोर्ट में या पिन सपोर्ट में कितनी रिएक्शन डेवलप होंगी, दो रिएक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तीसरी सपोर्ट आती है बच्चे फिक्स्ड सपोर्ट, जिसको हम बिल्ट इन सपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे दिखाते हैं, इस तरह से हम दिखा सकते हैं इसको, ये इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है लाइक दिस। तो ये फिक्स सपोर्ट है, ध्यान रखें, जो इसमें फिक्स सपोर्ट क्या करेगी, ये वर्टिकल मोशन को भी रोक देगी, हॉरिजॉन्टल मोशन को भी रोक देगी, एक्सियल मोशन को भी और रोटेशन को भी। तो यहाँ पर तीन रिएक्शंस डेवलप होंगी, एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन डेवलप होगी, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन डेवलप होगी, और एक मोमेंट रिएक्शन भी यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। तो ध्यान रखें हमेशा बच्चे, रोलर सपोर्ट पर एक रिएक्शन आती है वर्टिकल डायरेक्शन में, हिंज सपोर्ट पर दो रिएक्शन आती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, और जो फिक्स सपोर्ट होती है तीन रिएक्शन आती हैं, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन और एक मोमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है बच्चे, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम क्या होती है समझते हैं। बच्चों आपको ध्यान होगा 11th के फिजिक्स में आप क्या करते थे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे, फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी बनाते थे, और रिएक्शंस वहां पर आप फाइंड आउट करते थे, तीन इक्वेशंस आप यूज करते थे वहां पर,
समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 एंड समेशन एम इक्वल टू 0। एफ एक्स समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि भाई एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं उनका एल्जेब्रिक सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ताकि एक्सियल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी मूव ना कर सके, इक्विलिब्रियम में रहे। इसी तरह से समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, वाई डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं उनका एल्जेब्रिक सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ताकि वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे। इसी तरह से समेशन m इक्वल टू 0 का मतलब है कि किसी भी पॉइंट पर आप मोमेंट लेंगे तो एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ताकि बॉडी क्या ना कर सके, घूम ना सके, मोमेंट ना हो सके उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 इक्वेशंस होती हैं। कितनी इक्वेशंस होती हैं बच्चों, 3 इक्वेशंस होती हैं, ध्यान रखना। मैंने आपको बताया था अभी, किसी भी बीम के अंदर सपोर्ट्स होती हैं और सपोर्ट पर क्या आती है, रिएक्शंस आती हैं। इन रिएक्शंस को क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है। इन रिएक्शंस को हमने क्या करना है बच्चे, फाइंड आउट करना है। तो अब हम इन रिएक्शंस को फाइंड आउट कैसे करेंगे, इन 3 इक्वेशंस की हेल्प से करेंगे बच्चे, ध्यान रखना। 3 इक्वेशंस की हेल्प से हम रिएक्शंस को फाइंड आउट करेंगे। तो बीम को हम सॉल्व करना चाहते हैं। बीम को सॉल्व करने का मतलब है बीम के अंदर जो रिएक्शंस है उनको फाइंड आउट करना। तो अगर पूरी बीम के अंदर नंबर ऑफ रिएक्शंस नंबर ऑफ यूजफुल स्टैटिक इक्वेशन से कम है या उसके बराबर हैं, तो क्या कहलाएगी, स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चे, स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम कहलाएगी। हमारे पास टोटल कितनी इक्वेशंस है, मैक्सिमम 3 इक्वेशंस हैं। अगर बीम के अंदर टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी है, 3 है या फिर 3 से कम है, यानी या तो 3 है या फिर 2 है या फिर 1 है, तो ऐसी बीम को क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब रिएक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर रिएक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं तो वो कहलाएंगी स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। क्या कहलाएंगे बच्चों, स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। तो क्लियर हो गया होगा आपको ये कि नंबर ऑफ रिएक्शंस अगर कम है या बराबर हैं किसके, नंबर ऑफ यूजफुल स्टैटिक इक्वेशंस के, तो वो स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम है। जैसे सिंपल सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंगिंग बीम, ये एग्जांपल्स भी आप लिख करके समझा सकते हैं। 2 मार्क्स के लिए इतना सफिशिएंट है। आप चाहो तो डायग्राम भी बना सकते हो, जैसे सिंपल सपोर्टेड बीम ऐसे बना सकते हो, लाइक दिस, है ना, इस तरह से आप बना सकते हो। और अगर मान लीजिए कैंटिलीवर बीम का एग्जांपल देना, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे ना, आगे मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन, एक्चुअली इस लेक्चर सीरीज का मतलब यही है कि मैंने इस पूरे सिलेबस को छोटे छोटे क्वेश्चंस में ब्रेक कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के अंदर अगर हम बात करें बच्चे, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम। अगर आपसे स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम पूछ लेता है बच्चे तो कोई दिक्कत का विषय नहीं है। अगर नंबर ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाएंगी, इन यूजफुल इक्वेशन से क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी, तो वो क्या हो जाएंगी, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम कहलाएंगी, है ना। इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, रिएक्शंस को फाइंड आउट नहीं कर सकते। भाई हमारे पास इक्वेशंस 3 हैं और अननोन जो है वो रिएक्शंस है वो ज्यादा हो गई हैं, तो कैसे हम उसको फाइंड करेंगे। जितने अननोन होते हैं, जितने वेरिएबल्स होते हैं, या तो उतनी इक्वेशंस होनी चाहिए या उससे ज्यादा इक्वेशंस होनी चाहिए, तभी तो हम सॉल्व करेंगे। फिक्स्ड बीम, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, कॉन्टिन्यूस बीम जो है वो इनडिटरमिनेट के एग्जाम्पल हैं। व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ बीम्स, इसी का हिस्सा है ये भी, है ना। अगर मान लीजिए आपसे स्टैटिकली डिटरमिनेट पूछ लेता है बीम के बारे में 2 नंबर में, तो इतना सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है कि 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, तो फिर क्या लिखेंगे आप, टाइप्स भी लिखेंगे इसके और डायग्राम्स के साथ लिखेंगे। तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो यही है कि व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ बीम्स, कौन कौन सी बीम होती है बच्चे अपने सिलेबस में है, कैंटिलीवर बीम, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, फिक्स्ड बीम, सिंपल सपोर्टेड बीम, ओवरहैंगिंग बीम एंड कॉन्टिन्यूस बीम। वन बाय वन समझ लेते हैं, आसान है, सब आसान है बच्चे। समझते हैं पहले कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम क्या होती है बच्चे, जैसे ये देखिए, ये एक बीम है, तो ये बीम क्या है, एक एंड पर ये फिक्स्ड है, देखिए ये इसका फिक्स्ड एंड हो गया, और दूसरा एंड इसका ये फ्री है ना। यहाँ पर डब्ल्यू लोड हो सकता है, यहाँ पर एंड पर भी इस तरह से आप दिखा सकते हैं, है ना। ये आप इस तरह से भी बना करके समझा सकते हैं। ये तो हो गया फिक्स्ड एंड, और फ्री एंड पर क्या है, यहाँ पर एक लोड लगा हुआ है। तो जब कोई बीम एक एंड पर फिक्स्ड होती है, उसका एक एंड फिक्स्ड होता है और दूसरा एंड फ्री होता है, तो ऐसी बीम क्या कहलाती है बच्चे, कैंटिलीवर बीम कहलाती है। क्या कहलाती है, कैंटिलीवर बीम कहलाती है। दूसरा है बच्चे प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। अब मान लीजिए कुछ इस तरह की सिचुएशन है बच्चे, ये कोई इसका फिक्स्ड एंड हो गया, ये कैंटिलीवर बीम है, और इस कैंटिलीवर बीम की लेंथ बहुत ज्यादा है, इस कैंटिलीवर बीम की लेंथ बहुत ज्यादा है, और फ्री एंड पर इसका लोड लगा हुआ है, फ्री एंड पर लोड लगा हुआ है। तो क्या होगा बच्चे, ये क्या होगी, डिफ्लेक्ट होना चाहेगी, डिफ्लेक्ट हो सकती है, फेल होने के चांस बढ़ जाएंगे इसके फ्री एंड पर, है ना। इस तरह से डिफ्लेक्ट हो सकती है। तो करेंगे क्या, यहाँ पर हम एक सपोर्ट दे देंगे इसको, है ना। इस तरह से हमने क्या दिया, यहाँ पर एक रोलर सपोर्ट लगा दी, ये देखिए एक रोलर सपोर्ट लगा देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, डिफ्लेक्शन रुक जाएगा। और ये एक तरह से जो प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है ना बच्चे, ये क्या है, ये कैंटिलीवर बीम का एक मॉडिफिकेशन है। इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ कैंटिलीवर बीम टू रिड्यूस द डिफ्लेक्शन एट इट्स फ्री एंड। इसके फ्री एंड पर डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए
हम जब एक सपोर्ट लगा देते हैं, उसको मॉडिफाई कर देते हैं, तो वो क्या बन जाती है, प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम बन जाती है। नेक्स्ट आता है आपका फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम में क्या है कि जब बीम के दोनों एंड क्या हो जाएंगे, फिक्स्ड हो जाएंगे। जब बीम के दोनों एंड क्या हो जाएंगे, फिक्स्ड हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगी, फिक्स्ड बीम हो जाएगी। फिक्स्ड बीम कह सकते हैं इसको, या बिल्ट इन बीम कह सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चे सिंपल सपोर्टेड बीम। सिंपल सपोर्टेड बीम में क्या होगा, केवल दो ही सपोर्ट होंगी और दोनों एंड पर होंगी, ठीक है। या तो ये रोलर सपोर्ट होंगी या फिर ये हिंज सपोर्ट हो सकती है। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है कि एक रोलर सपोर्ट होगी और दूसरी हिंज सपोर्ट होगी। क्लियर है बात आपको। सिंपल सपोर्ट का मतलब है कि जब एक बीम में केवल दो ही सपोर्ट होंगी और दोनों सपोर्ट क्या होंगी, एंड पर होंगी, तो वो सिंपल सपोर्टेड बीम कहलाएगी। नेक्स्ट है ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम में क्या होगा, दो सपोर्ट होंगी, इसमें भी क्या होंगी, दो ही सपोर्ट होंगी, लेकिन ये दोनों सपोर्ट दोनों एंड पर नहीं होंगी। इसमें क्या होगा, एक साइड या दोनों साइड सपोर्ट से बाहर निकली होंगी। देखो यहाँ पर एक साइड जो है सपोर्ट से बाहर निकली हुई है, जितना पोर्शन बाहर निकला हुआ है उसको हम कहते हैं ओवरहैंग। क्या कहते हैं उसको, ओवरहैंग। और इस तरह की जो बीम होती है वो क्या कहलाती हैं, ओवरहैंगिंग बीम कहलाती हैं। ये इस तरफ भी बाहर निकल सकती थी यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगी, अब ये देखिए, ये भी तरफ सपोर्ट से बाहर निकल गई, ये भी सपोर्ट से बाहर निकली हुई है, तो यहाँ पर क्या है, ये डबल साइडेड ओवरहैंगिंग बीम है। अब क्या बन गई, ये डबल साइडेड ओवरहैंगिंग बीम बन गई। इससे पहले ये वाली अभी क्या बनी हुई है, ये अभी सिंगल साइडेड ओवरहैंगिंग बीम है। चलिए नेक्स्ट है लास्ट वन, कॉन्टिन्यूस बीम क्या होता है, व्हाट इज कॉन्टिन्यूस बीम। देखिए ये जो बीम है यहाँ पर दो सपोर्ट तो यहाँ पर एंड पर होंगी, दो सपोर्ट तो क्या होंगी, एंड पर होंगी। बीच में भी क्या होगी, इंटरमीडिएट सपोर्ट होती हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर ये कोई सिंपल सपोर्टेड बीम है ना, ये क्या है बच्चे, एक सिंपल सपोर्टेड बीम है। ये क्या है, सिंपल सपोर्टेड बीम है। क्या होती है सिंपल सपोर्टेड बीम, ही बताया था, जिसमें दो ही सपोर्ट होती हैं, दोनों एक्सट्रीम एंड पर होती हैं। अब मान लीजिए इस सिंपल सपोर्टेड बीम की लेंथ ज्यादा हो गई और यहाँ पर मिड में क्या लोड लगा हुआ है, तो क्या होगी, ये इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये फेल हो सकती है। यस और नो। तो इसको मॉडिफाई कर दिया, यहाँ पर हमने क्या करा, बीच में एक या दो या तीन जितनी भी रिक्वायर्ड थी उतनी हमने यहाँ पर बीच में भी सपोर्ट दे दी, है ना। तो जब ये दोनों दो दो सपोर्ट तो एंड पर होंगी, बीच में भी इंटरमीडिएट सपोर्ट्स होंगी ताकि ये बीम डिफ्लेक्ट ना हो बीच में, तो ऐसी बीम को हम कहते हैं बच्चे कॉन्टिन्यूअस बीम। तो ये था आपका पूरा टाइप्स ऑफ बीम्स के बारे में। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। चलिए, कोई भी टॉपिक आपका छूट नहीं रहा है, यू नो, पूरा सिलेबस आपका चल रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका वो आता है टाइप्स ऑफ लोड। एक्सप्लेन दी टाइप्स ऑफ लोड। तो कौन कौन से लोड्स आपके सिलेबस में है बच्चे, कंसंट्रेटेड लोड जिसको हम पॉइंट लोड भी कह सकते हैं, देन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जिसको हम यूडीएल भी कह सकते हैं, और ये थर्ड वन है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूवीएल के नाम से हम जानते हैं, और तीसरा है इसमें नेक्स्ट है मोमेंट। तो देखो यहाँ पर ये किसी पॉइंट पर जब लगा होता है लोड, किसी पॉइंट पर अगर लोड लगा हुआ है, कंसंट्रेट है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो उसको क्या कहेंगे बच्चे हम, पॉइंट लोड। जैसे मान लीजिए पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए पर लोड लगा हुआ है, जब किसी पॉइंट पर लोड लगा रहता है तो उसको हम कंसंट्रेटेड लोड कहते हैं। दूसरा आता है यूडीएल। यूडीएल का मतलब होता है इस तरह से कि वो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस तक क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इस तरह से। ये मान लीजिए लेंथ एल है, तो ये यहाँ पर देखिए लेंथ, कुछ किसी पर्टिकुलर लेंथ तक ये लोड लगा हुआ है, इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। इसकी यूनिट क्या होती है, मान लो इसकी जो इंटेंसिटी है लोड की डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर है ना, तो न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट होती है। इसी तरह से होता है बच्चे एक यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, है ना। ये ट्रायंगल से हम दिखाते हैं इसको, क्यों, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है। तो पॉइंट ए पर लोड की इंटेंसिटी कितनी है, 0 है, और ए से बी की तरफ लोड की इंटेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, और बी पर जाकर के लोड की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लोड यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। क्या कहते हैं इसको, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। नेक्स्ट है आपका मोमेंट। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या हो सकता है, मोमेंट लग सकता है, एक्चुअल मोमेंट, तो ये भी क्या है, एक लोड है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ लोड। अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है बच्चे, तो आप इस तरह से ये सारे लोड इस तरह से आप दिखा सकते हैं। लेकिन अगर 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको और डिटेल में इनको समझाना पड़ेगा, है ना। कुछ इस तरह से आप समझाएंगे, जैसे कि मैंने अलग से डायग्राम बना करके समझा दिया है कि ये क्या है, एक पॉइंट लोड लगा हुआ है। यूडीएल के बारे में आप समझा सकते हैं इस तरह से, कोई एग्जांपल आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये यूडीएल लगा हुआ है इस तरह से, या फिर हम इसको रेक्टेंगल से भी दिखा सकते हैं बच्चे। क्या दिखा सकते हैं, रेक्टेंगल से। तो एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पर, देखिए 4 किलो न्यूटन पर मीटर, है ना, कितना, सॉरी 20 किलो न्यूटन पर मीटर की यहाँ पर यूडीएल लगा हुआ है, और ये कितनी डिस्टेंस तक लगा हुआ है, 4 मीटर तक, है ना। ये भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर रेक्टेंगल की तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको अगर आप कंसंट्रेटेड लोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं बच्चे, तो टोटल लोड कैसे निकालेंगे, टोटल लोड निकालेंगे एरिया ऑफ द प्लेन फिगर, यानी कि यहाँ पर हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा बच्चे,
हाइट इंटू बेस यानी कि 20 इंटू 4 यानी कि 80 किलो न्यूटन। टोटल लोड कैसा निकालेंगे आप, 20 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर किलो न्यूटन, कितना 80 किलो न्यूटन। अब ये 80 किलो न्यूटन कहाँ पर एक्ट करेगा बच्चे, रेक्टेंगल के सेंट्रोइड पे बिल्कुल बीच में यहाँ पर, है ना, इधर से भी 2 मीटर और इधर से भी 2 मीटर। तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं इसको इस तरह से, ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने दिखा दिया 80 किलो न्यूटन, है ना, इधर से भी 2 मीटर और इधर से भी 2 मीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी थी 4 मीटर। तो हमेशा ध्यान रखें जो यूडीएल होता है वो जितनी लेंथ तक लगा होता है, जितनी लेंथ लगा होता है उसके मिड में ये एक्ट करता है, रेक्टेंगल के ठीक सेंट्रोइड पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड यूबीएल, अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए सी से लेकर के डी तक एक यूबीएल लगा हुआ है, इसको हम ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। सी पर लोड की इंटेंसिटी कितनी है 0, डी पर लोड की इंटेंसिटी कितनी है मैक्सिमम। सी से डी की तरफ लोड की इंटेंसिटी क्या हो रही है यूनिफॉर्मली वेरी कर रही है। डी पर कितनी है इंटेंसिटी 20 किलो न्यूटन पर मीटर। यूडीएल और यूबीएल दोनों की यूनिट क्या होती है न्यूटन पर मीटर या फिर किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पर टोटल लोड हम कैसे निकाल सकते हैं ट्रायंगल का एरिया से, तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 3 मीटर, 3 मीटर तक ये लोड लगा हुआ है, और हाइट कितनी है 20 किलो न्यूटन पर मीटर, 20 किलो न्यूटन पर मीटर, मीटर से मीटर गया, सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 30 किलो न्यूटन। कितना मिल जाएगा बच्चों 30 किलो न्यूटन। अब बात यह है कि 30 किलो न्यूटन मिल गया आपको टोटल पॉइंट लोड, ये एक्ट कहां पर करेगा, तो ध्यान ये रखें आप बच्चे, यहाँ पर जैसे रेक्टेंगल में तो मिड में एक्ट करता है, यहाँ पर जो लोड की इंटेंसिटी है सी पर 0 है और डी पर मैक्सिमम है, तो इसका मतलब ये बीच में कहीं लाई नहीं करेगा। ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है वो कहां पर होगा डी की साइड होगा, सी से ज्यादा डिस्टेंस पर होगा, डी से कम डिस्टेंस पर होगा, तो 30 किलो न्यूटन कहीं यहाँ पर एक्ट करेगा। ये कितना है 30 किलो न्यूटन। डी से कम डिस्टेंस होगी, कितनी होगी टोटल डिस्टेंस का 1/3, तो 3 का 1/3 कितना हो जाएगा बच्चों 1 मीटर, तो डी से हो जाएगा 1 मीटर, और सी से डिस्टेंस ज्यादा होगी, ये कितना होगा 2/3, तो 2/3 किसका 3 का, तो 3 का 2/3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 मीटर, तो यहां से हो जाएगी ये डिस्टेंस 2 मीटर। तो टोटल लोड कितना हो जाएगा ट्रायंगल का एरिया, और कहां पर एक्ट करेगा सी से, यहां से सी से 2/3 और डी से 1/3। ठीक है, तो इस तरह से हम यूडीएल और यूबीएल को इजीली समझा सकते हैं। नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल मोमेंट, एक्सटर्नल मोमेंट मतलब ये कोई किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या है मोमेंट लगा होगा क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये लेफ्ट वाली जो सपोर्ट है यहाँ से 2 मीटर के डिस्टेंस पर 30 किलो न्यूटन मीटर का एक मोमेंट लगा हुआ है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं डिटेल में, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बच्चे आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। अगर आपको देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं कोई भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन के अंदर कितना बड़ा सॉल्यूशन आपको लिखना है डिपेंड करता है कितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है बच्चे तो आपको कम से कम 3-4 लाइन में आंसर करना चाहिए। अगर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है तो आपको कम से कम 3 से 4 पेज में उसका आंसर लिखना चाहिए, है ना। तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर कितना आपको लिखना है बच्चों, ये डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन लोड इंटेंसिटी शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो इसका डेरिवेशन भी मैंने आप लोगों को क्लास में कराया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम डेरिवेशन को ड्राइव नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं रिलेशन आपको बता देता हूँ, अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि लोड इंटेंसिटी और शेयर फोर्स में क्या रिलेशन होगा, W इज इक्वल टू DF अपॉन DX, है ना। एक रिलेशन तो ये होता है, W क्या बच्चे यहाँ पर लोड इंटेंसिटी, और DF ओवर DX क्या है, इसको हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स विद रेस्पेक्ट टू x, या फिर हम इसको कह सकते हैं स्लोप ऑफ SFD, शेयर फोर्स डायग्राम का ये स्लोप होता है। तो एक रिलेशन तो ये हो गया। एक और रिलेशन होता है यहाँ पर शेयर फोर्स इज इक्वल टू DM ओवर DX। यहाँ पर F क्या बच्चों, व्हाट इज F हियर, F इज द शेयर फोर्स, F यहाँ पर शेयर फोर्स है, DM ओवर DX को हम क्या कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट विद रेस्पेक्ट टू x, या फिर हम इसको कह सकते हैं स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, स्लोप ऑफ BMD। ठीक है, तो इस तरह से हम 2 मार्क्स में आंसर कर सकते हैं रिलेशन बिटवीन लोड इंटेंसिटी शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, व्हाट इज सैगिंग एंड हॉगिंग इन बेंडिंग मोमेंट। सैगिंग मोमेंट क्या होता है, बेंडिंग और हॉगिंग मोमेंट क्या होता है। देखो ये जो फर्स्ट वाला केस है ये क्या है पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, यानी कि सैगिंग की बात हो रही है। ये जो बी वाला सेकंड वाला जो डायग्राम आपको देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं, ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है यानी कि हॉगिंग है। ठीक है, तो इस तरह से मान लीजिए
अलग से मैं अगर आपको बताऊं यहाँ पर लाइक दिस, ये कोई बीम है बच्चों, है ना, ये कोई इस तरह से बीम थी लाइक दिस, है ना, यहाँ पर इस तरह से मोमेंट लगा हुआ था लाइक दिस, ये तो अब जब इस तरह से मोमेंट लगा हुआ है लेफ्ट से क्लॉकवाइज और राइट से एंटी क्लॉकवाइज, तो बीम कुछ इस तरह से बन जाएगी। बीम फाइनल कैसे हो जाएगी, कुछ ऐसे हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो कॉनकेव है ये ऊपर की साइड आ जाएगा ना, यहाँ कॉनकेव क्या हो जाएगा, ऊपर की साइड आ जाएगा, तो हम इसको कहेंगे सैगिंग। क्या कहेंगे हम इसको, सैगिंग। अगर मान लीजिए ये बीम कुछ इस तरह से थी लाइक दिस, और लेफ्ट में जो है एंटी क्लॉकवाइज लगा हुआ है मोमेंट, और राइट में क्लॉकवाइज लगा हुआ है मोमेंट, इस तरह से लगा हुआ है, तो ये फाइनल शेप कुछ इस तरह से बनेगी इसकी। तो यानी इसमें क्या होगा, ऊपर कॉन्वेक्स आ जाएगा, है ना, ऊपर क्या आ जाएगा, कॉन्वेक्स आ जाएगा। ये शेप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कॉन्वेक्स है। अगर ऊपर कॉन्वेक्स है तो वो क्या होगा, हॉगिंग मोमेंट होगा, यानी कि नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। अगर ऊपर की साइड क्या है, कॉनकेव है, तो क्या होगा, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होगा, यानी कि सैगिंग मोमेंट होगा। तो 2 नंबर में आप इस तरह से डायग्राम बना करके समझा सकते हो। ये मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है व्हाट इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इन बीम। देखिए जब भी आप बात करेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर की, तो आप बात करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। किसकी बात करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यहाँ पर मैंने लोडिंग डायग्राम भी दिखाया हुआ है आपको, एसएफडी शियर फोर्स डायग्राम भी दिखाया हुआ है, और ये हो गया यहाँ पर बीएमडी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो जहां पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, ध्यान समझना, जहां पर क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज करता है, तो उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो इनकी तो कोई जरूरत नहीं है जब आप पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर समझाएंगे, क्योंकि हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करेंगे यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर के लिए। तो देखिए यहाँ पर भी क्या बेंडिंग मोमेंट जीरो है, यहाँ पर भी बेंडिंग मोमेंट जीरो है, यहाँ पर भी बेंडिंग मोमेंट जीरो है, तो ये तीनों क्या पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है, नहीं। तो ध्यान हम ये रखें, अ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज दैट पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट इज जीरो, जहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज करता है। तो यहां पर देखिए जरा, ये है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये पॉजिटिव साइड है इतना, ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है। तो यहाँ पर ये देखेंगे जो पॉइंट डी लिखा हुआ है यही पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है, क्योंकि यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्या है, जीरो है, बेंडिंग मोमेंट जीरो है, और यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन भी चेंज कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जीरो तो है, लेकिन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम साइन चेंज नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो पॉइंट डी है, पॉइंट डी जो है बच्चे, दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर की बात कब करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अंदर, जहां पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज कर रहा होगा, उसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो पॉइंट डी जो है यहाँ पर, ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है। इट इज समटाइम्स रिफर टू एज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कई बार हम इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने बहुत ही कम समय में 31 छोटे छोटे क्वेश्चंस के माध्यम से यूनिट 1 को कंप्लीटली रिवाइज कर लिया है। अब इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को अगर आप कंबाइन करेंगे तो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। तो अब आप एग्जाम में बैठ करके, चाहे वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो या फिर 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो, आप इजीली लिख सकते हैं, इजीली आप उसको मैनेज कर सकते हैं।